संस्कृत व्याकरण के अध्येताओं, आज हम कारक संबंधी प्रकरण के 10वें भाग का अवलोकन कराना चाहेंगे। इसके पहले हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत कारक की विभिन्न स्थितियों, उसके प्रकारों, प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आने वाले सूत्रों और द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आने वाले कर्म संज्ञा विधायी सूत्रों का अवलोकन किया था। कर्तुरीप्सित तमम कर्म तथा युक्तम चानीप्सितम और कथितम च, ये 3 कर्म संज्ञा प्रस्तुत करने वाले विशिष्ट सूत्र रहे और इनका सामान्य अवलोकन कर लिया गया है। अकथितम च सूत्र के अंतर्गत तमाम सारी बातों का अवलोकन भी सानुक्रम हमने कर ही लिया है। अब इसके बाद कर्म संज्ञा के प्रसंग को ही लेकर के एक कात्यायन विरचित ऐसा वार्तिक आपके सामने उपस्थापित है जो अकर्मक धातुओं को भी सकर्मक बनाने की स्थिति प्रस्तुत करता है। कारक प्रकरण द्वितीय विभक्ति 10वां भाग, यह आज का विषय और इसके अंतर्गत ये वार्तिक प्रिंट है, लिखा है अकर्मक धातुभिर योगे देशः भावो कालो गंतव्यो ध्वा कर्म संज्ञक इति वाच्यम। बच्चे डेकोरेशन पर बड़ा महत्व देते हैं, परंतु डेकोरेशन से ज्यादा जरूरी होती है समझ। एक एक पद की यदि समझ विकसित कर लेंगे तो जो आज व्याकरण पहाड़ लगता है वह आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, और यही मेरा प्रयास होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कृत्रिमता में न जाते हुए जिन बातों को अधीत करना हमारे लिए आवश्यक है, अर्थात परीक्षोपयोगी है और ज्ञानोपयोगी है, उन बिंदुओं को अवश्य सूक्ष्माति सूक्ष्म होकर के, अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट होकर के उनका अवलोकन करने की कोशिश करें। ये वार्तिक कात्यायन का है। क्यों आया है? क्योंकि पाणिनि विरचित जो सूत्र कथितम च है उससे वह बात छूटी है। जब किसी सूत्र से कोई बात कुछ पृथकता लिए होती है या कुछ बिंदु उससे मुक्त हो गए होते हैं और वहां उनका अधीत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, तो ऐसी स्थिति में आचार्य कात्यायन पाणिनि के साध्यायी होने के नाते उनके सूत्रों के साथ स्पष्ट करने की इच्छा से अपना वार्तिक प्रणीत करते हैं, लिखते हैं। तो आज का ये वार्तिक है अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो ध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए और जिज्ञासुओं को, अध्येताओं को, प्रतिस्पर्धियों को चाहिए कि जो भी सूत्र हैं या वार्तिक हैं उनको याद कर लें। और कई बार पढ़ने से याद हो जाता है, क्योंकि याद होने का कोई फार्मूला ये नहीं होता कि इकट्ठे रहेंगे तभी याद होगा। आप रोज हनुमान चालीसा की तरह 2 बार पढ़िए याद करने योग्य बातों को, तो याद हो जाएगा महीने 1.5 महीने में बिना किसी विशेष श्रम के। तो ये वार्तिक है। कहता क्या है ये? अकर्मक धातुभिः योगे, अकर्मक धातुभिः, अकर्मक धातुओं से योगे, संयुक्त की स्थिति में, जुड़ाव की स्थिति में, जब अकर्मक धातुओं से जुड़ाव होगा, किसका? देशः, देश का, कालः, काल का, भावः, भाव का, गंतव्यः, गंतव्य का। गंतव्य क्या है? गंतव्य अध्वा माने गंतव्य मार्ग का। तो ऐसी स्थिति में इन चारों की कर्म संज्ञा होगी इति वाच्यम, ऐसा कहना चाहिए।
जो देश है वह क्या है? तो ये बगल में लिखा गया है, देश माने स्थान, काल माने समय, भाव माने क्रिया न कि मोल भाव, और अध्वन माने मार्ग। ये चार हैं। ये चार देश, काल, भाव और गंतव्य मार्ग कर्म संज्ञक हो जाएंगी। इनकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कब? जब इनका अकर्मक धातुओं से योग होगा। देखिए ये चारों लिखे गए, इसी का स्पष्टीकरण है, सरल हिंदी में लिख दिया गया है। ये चार धन अकर्मक धातु, माने इन चारों का अगर अकर्मक धातुओं से जोड़ होगा, इन चारों में से किसी का भी, तो इन चारों को कर्म कह देंगे। अभी तक हम देखते आए कि जो अनिश्चित वस्तु थी, हम नहीं चाहते थे, उसकी कर्म संज्ञा हो गई, उसका नाम कर्म पड़ा था। जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते थे, उसका नाम कर्म पड़ गया था। अकथितम च माने 16 धातुओं के योग में जो एक कर्म के बाद दूसरा कर्म आता था, अविवक्षा के कारण और प्रधान कर्म से जुड़े होने के कारण भी उसकी कर्म संज्ञा की गई थी। वह कर्म संज्ञा विकल्प से थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन चारों की भी कर्म संज्ञा हो जाए, माने उन कर्मों से व्यतिरिक्त ये भी आपका पांचवा कर्म है, और इसलिए इन चारों की कर्म संज्ञा होगी, ये कह रहे हैं। अब इतनी बात तो हम जानते हैं कि जब धातुएं अकर्मक कही जाती हैं तो इनमें कर्म नहीं आता। अब यद्यपि ये धातुएं चार कारणों से अकर्मक होती हैं, किंतु उनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कारण है वह यही है कि सकर्मकता अकर्मकता को लिख करके समझाएंगे आगे। तो इसलिए अभी ये जाने कि जिन धातुओं का मूल अवस्था में सहज रूप से कर्म संभव ही नहीं होता, ऐसी धातुओं को ही प्रायः अकर्मक कहा जाता है। अब ये प्रसिद्ध हैं, उनके लिए एक श्लोक, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम तम कर्मकम आहु। अकर्मकम आहु, अकर्मक कहा गया है। लज्जा अर्थ वाली धातुएं, सत्ता अर्थ वाली धातुएं, रुकना अर्थ वाली धातुएं, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम जागरण अर्थ वाली धातुएं, शयन अर्थ वाली धातुएं, क्रीडा अर्थ वाली धातुएं, रुचि अर्थ वाली धातुएं, इन सबके होने पर वहाँ कर्म नहीं बनता। हम कैसे पहचाने? सामान्य रूप से यह धातु सकर्मक है कि अकर्मक है। मान लीजिए हम नहीं पकड़ पा रहे, हमको धातुएं याद नहीं है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लगभग 2000 धातुओं का प्रयोग किया है, तो हम कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान के लिए हिंदी का जो कोश शब्द है उसको देखिए, अगर बन जाता है तो आप जान लीजिए कि यह धातु सकर्मक है। नहीं बनता तो जान लीजिए अकर्मक है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का ये चिन्ह है को। तो जैसे वह पुस्तक को पढ़ता है, ये बन गया, पढ़ना के साथ पुस्तक को ये रूप बन गया। तो इसलिए यहाँ पुस्तकम ये कर्म है, तो निश्चित रूप से जो पठ धातु है वो सकर्मक धातु है। लेकिन वह बिस्तर को सोता है, तो अब बिस्तर को सोता है में को बनेगा नहीं, बिस्तर पर सोता है तो को नहीं बनेगा, बिस्तर को सोता है। इसका मतलब जो सोना अर्थ वाली धातु है ये कर्म नहीं बना पा रही है, तो यह अकर्मक हो जाएगी, सकर्मक नहीं हो। इसी प्रकार से वह शिला को बैठता है, तब शिला को बैठता है में जो बैठना अर्थ की धातु है, इसके साथ शिला को बैठ ही नहीं रहा है, शिला पर बैठता है। अब जब को नहीं बैठ रहा है तो इसका मतलब यह बैठना अर्थ वाली जो धातु है ये सकर्मक नहीं है, ये भी अकर्मक है। तो जिनका हिंदी भाषा वाला को सेट न बैठे वाक्य बनाने पर, उनको आप जान जाइए कि ऐसी ऐसी धातुएं अकर्मक हैं, सकर्मक नहीं है। तो इसलिए ऐसी अकर्मक धातुओं से अगर इन चारों में से किसी का जुड़ाव हो तो ये चारों कर्म संज्ञक कहे जाएं, ये बात कही गई। इसी को वार्तिक में कहा गया अकर्मक धातु धर योगे, अकर्मक धातु भी में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है।
अकर्मक। कर्म शब्द में कन प्रत्यय लगा है, ये कन प्रत्यय में क बसता है, न लुप्त हो जाता है, और कर्म से क लगा तो कर्मक हुआ, और न कर्म कहे तो अकर्म कहे, ये नहीं तत्पुरुष समास बन जाता है। तो जो कर्म से युक्त नहीं है ऐसी धातु भी धातुओं के योग में, योगे माने योग में, देशः कालः भावः गंतव्यः अथवा माने देश काल भाव और मार्गवाची गंतव्य मार्ग की कर्म संज्ञा कहा, माने कर्म संज्ञा है, होनी चाहिए, हो इति वाच्यम, ऐसा कहना चाहिए। तो कर्म संज्ञा है, वो कर्म संज्ञा का है, यहाँ भी कन का क लगा हुआ है, ये लगे या न लगे अर्थ वही रहेगा। तो इसलिए गंतव्यत्वा माने जिसे चल कर पार करना, ये लिख दिया गया समझने के लिए। कुछ विशिष्ट बातें यहाँ लिख दी गई जो कि बोलते समय भी आप सुने और भूल जाएं तो फिर लिखा रहेगा, इसलिए देख सकें। तो इसलिए गंतव्यत्वा माने जिसे आप पार करना, जिसे चल कर पार करना हो, उसे गंतव्य, गंतव्य माने जाने योग्य, अधन माने मार्ग। तो इन चारों माने गंतव्य अथवा यहाँ पूरा मतलब है जिसे चल कर पार करना। तो इन चार स्थितियों में कर्म संज्ञा होगी अकर्मक धातु फिर योगे, जब इनका अकर्मक धातु से जोड़ होगा तब। जैसे उदाहरण है, तो ये चार हैं तो उदाहरण भी चार है। पहला है कुरून स्वपिति। तो यह है कुरून स्वपिति माने कुरु देश में सोता है। अब कुरु नाम का देश है, इसी से तो अण प्रत्यय लग के कौरव शब्द बना है, कभी कभार पूछा भी जाता है परीक्षाओं। तो ये कौरव है, तो कुरु देश से बना है। ये कुरु भारत के उत्तरवर्ती हिस्से का देश है। यहाँ कुरु देश में सोता है, में सप्तमी होनी चाहिए थी अधिकरण, क्योंकि में और पर अधिकरण का चिन्ह है, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। तो इसलिए यहाँ कुरुषु स्वपिति ये होना चाहिए था। ये संस्कृत का कानून है कि सम्मान के अर्थ में या स्थान आदि बताने का प्रसंग हो तो बड़े बड़े देशों को, स्थानों को बताने के लिए प्रायः बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कुरुषु स्वपित यहाँ होना चाहिए था, किंतु कुरुषु स्वपित के स्थान पर यहाँ कुरून स्वपित ये वाक्य बना दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ जो कुरून स्वपित ये वाक्य है, ये स्वप धातु है। स्वप माने सोना। अब ये सोना अर्थ वाली धातु में, चूंकि अभी देखा था थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि को नहीं बनता, इसलिए शयनक क्रीड़ा रुचिदीप्त शयन अर्थ वाली धातु यहाँ कर्मक है, लिहाजा यहाँ स्वपिति में स्वप धातु भी शयन अर्थ वाली धातु है, अतः ये भी अकर्मक है। तो इसमें कर्म आता ही नहीं। तो कर्म आता नहीं, किंतु फिर भी यहाँ कर्म का विधान करने के लिए ये वार्तिक लाया गया है कि अकर्मक धातुओं में भी कुछ ऐसी धातुएं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो इन अकर्मक धातुओं के साथ जुड़ेंगी, तो वहाँ सकर्मक धातु, वहाँ अकर्मक धातु भी सकर्मक हो जाएगी, उसका प्रयोग हो जाएगा। तो जो सामान्य नियम हैं उन पर विशेष नियम भारी पड़ते हैं। व्याकरण बाद में बना है, भाषा पहले प्रचलित थी। तो इसलिए यहाँ अकर्मक धातुओं के साथ भी सकर्मकता की स्थिति दिखाई पड़ रही थी, कर्म शब्द दिख रहे थे। अतएव जो बात पाणिनि से छूटी थी उसे कात्यायन ने थाम लिया था। तो इसलिए कुरून स्वपिति माने कुरुदेश में सोता है, न कि कुरुदेश को सोता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, विद्यार्थी भी ऐसे हैं कुछ जो कि यहाँ छोटा वो और बड़ा वो नहीं जानते, बड़े बड़े दुर्भाग्य का विषय होता है। वे चाहे जितना अध्ययन करें, चाहे जितना समय खपावें गावें बजावें, किंतु यदि वे छोटी छोटी बातों को भी नहीं जाने तो उनका अध्यापक होना भी व्यर्थ होगा और भविष्य में अपमानित होंगे। तो इसलिए ये छोटा हुआ, अब ये बड़ा हुआ। तो आप ध्यान दें कि कुरून में यहाँ बड़ा हुआ है, माने द्वितीया का बहुवचन। गुरु शब्द में उकार है अंत में,
तो जैसे गुरु का रूप पुल्लिंग में चलता है गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून, वैसे ही कुरु कुरु कुरवः। विद्यार्थी तमाम कुरुवः लिखते हैं, गुरुवः लिखते हैं, उनके गुरु भी गुरुवः लिखते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि कुरवः है, द्वितीय बहुवचन में कुरून है, ये है। तो यह है कुरून स्वपिति, कुरुदेश में सोता है। अब कोई आपसे कहे कि यहाँ किसके स्थान पर यह हुआ है, तो आप कहेंगे पुरुष स्वपिति, इसके स्थान पर हुआ है, क्योंकि ये बात विलक्षण है, ये आपको हर टीका में प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, क्योंकि सूक्ष्म बिंदुओं को जरूर उद्घाटित करके रखना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं हैं, हमेशा पृष्ठ पेषण हो ये आवश्यक नहीं है, इसलिए नई नई चीजें भी पूछे जाने की संभावना रहती है। दूसरा है, तो ये देश वाला हो गया। दूसरा है काल, मासम आस्ते, महीने को रहता है, महीने भर रहता है। तो यहाँ जो आस धातु है वह भी अकर्मक धातु है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, अस माने होना और आस माने रहना, ये दो धातुएं हैं। तो अब यहाँ जो आस धातु का यहाँ प्रयोग किया गया है, ये माने रहना है। और लज्जा सत्ता, सत्ता अर्थवादी धातु में अकर्मक है। तो अकर्मक आस्ते पद है यहाँ, जो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब उसके साथ जो मास शब्द कालवाची है, ये इस वार्तिक से कर्म संज्ञक हो जाएगा। और जब कर्म संज्ञक हो जाएगा तो कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वार्तिक द्वितीया नहीं करता, ये वार्तिक कर्म संज्ञा करता है। वहां उन्होंने लिख दिया कर्म संज्ञक इति वाच्यम, कर्म संज्ञक है, ये विसर्ग लुप्त हुआ है, बाद में का ई है, इसलिए कर्म संज्ञक का यह हो गया था, रुके र के स्थान पर यह हुआ, यह का लोप हो गया विकल्प से, तो कर्म संज्ञक इति वाच्यम ये बना हुआ है। तो अब ये जो मास शब्द है ये कालवाची, और कालवाची होने के कारण यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा हुई, कर्मण द्वितीया से इसमें द्वितीया हो गई, तो बन गया मासम आस्ते। तीसरा है भाव माने क्रिया, गोदोहम आस्ते, आस्ते में वही आस धातु है या कर्मक है, और गोदोह शब्द है, दोह धातु है, इससे घई प्रत्यय लगता है। घई प्रत्यय में घ अ ये तीन वर्ण होते हैं। अब उसमें अशेष बचता है, अ जुड़ जाता है और पहला वर्ण बड़ा हो जाता है। जब प्रत्यय पढ़ाने लगूंगा तो खूब डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ गोदोह शब्द बनता है, गो माने गाय, और दोहा माने दुहना, गोदोह माने गाय के दुहने तक, आस्ते माने रहता है। तो अब यहाँ आस धातु कर्मक है। अब गोदोह शब्द में अधिकरण माने सप्तमी लगती, माने गाय के दुहे जाने के समय में आस्ते माने रहता है। तो यहाँ में सप्तमी होती, किंतु उसके स्थान पर इस कात्यायन के वार्तिक द्वारा उसकी कर्म संज्ञा हुई, और फिर कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीया का प्रयोग हो गया। तो इसलिए हो गया गोदोहम आस्ते। गवाम दोहा है कि गोदोहा षष्ठी तत्पुरुष समास है, और उस गोदोहा शब्द में द्वितीया एक वचन लगा तो गोदोहम बन गया। क्रोशम आस्ते माने कोष भर रहता है। तो यहाँ जो क्रोश शब्द है ये मार्गवाची है, अध्वन माने मार्गवाची, कोष भर रहता है। तो इसलिए कोष भर यहाँ धातु कर्मक है, और क्रोश शब्द अध्वन वाची है, गंतव्य ध्वन है, क्रोश भर चलता है, रहता है, व्याप्त किए रहता है। तो इसलिए यहाँ क्रोश शब्द में कर्म संज्ञा हुई, और कर्मण द्वितीया से इसमें भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। तो यहाँ कुरून स्वपिति माने पुरुष स्वपिति के स्थान पर कुरून स्वपिति, मुख्य बात पर ध्यान दीजिए, और मासे आस्ते के स्थान पर मासम आस्ते, गोदोहे आस्ते के स्थान पर गोदोहम आस्ते, और क्रोशे आस्ते के स्थान पर क्रोशम आस्ते। ये किनके स्थान पर हुआ ये ध्यान में जरूर रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर द्वितीया का विधान किया गया। अब एक और गंभीर बात है, ये इनमें एक ही कर्म दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दो दो कर्म नहीं है। जबकि कथितम च में 16 धातुओं के द्विकर्म की स्थितियां आपने देखी हैं, किंतु यहाँ एक ही कर्म है। तो फिर एक कर्म है तो इसे प्रधान माना जाना चाहिए, किंतु इन्होंने इसकी रोक लगाई है कि ये जो चारों कर्म हैं ये अविवक्षा के कारण हुए हैं।
माने जब हम सप्तमी विभक्ति को नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ, तब हमने द्वितीया का प्रयोग किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ लिख दिया गया अधिकरण आदि विशेष कारकों की अविवक्षा है। यहाँ अगर विवक्षा होगी तो उनका प्रयोग होगा, तो ये विकल्प से आए, और ये विकल्प से आए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ ये चारों कर्म गौण हैं। तो इसलिए यहाँ की कर्म संज्ञा प्रधान कर्म वाली नहीं है, बल्कि गौण वाली है। ये कोष्ठक में लिख दी गई है। इसलिए उथले उथले के बजाय पूरी बात जानने की कोशिश करें और इसको अपनी कॉपी में लिखें और पिछला दोहराएं और आगे से इसका तारतम्य बैठाएं, तब जाकर के अध्ययन पूर्ण होगा। कछुए की चाल सफल है, खरगोश की चाल दौड़ कर रफ्तार आप कह दें मैंने पूरा कर लिया, पूरा कुछ नहीं हुआ, कोई पूछे तो आप गिर पड़े, ऐसा नहीं। तो इसलिए कर्म संज्ञा गौण कर्म से संबंधित है, प्रधान कर्म से नहीं। इसलिए इन चारों में जो कर्म संज्ञा दिख रही है ये गौण कर्म की है, क्योंकि अधिकरण आदि जो कारक अर्थात सप्तमी के प्रयोग हैं उनके स्थान पर यहाँ द्वितीया हुई है। आगे आएगा कालात् और अत्यंत संयोगे, तो वहाँ अत्यंत संयोग में भी कालवाची और मार्गवाची, यहाँ दो हैं कालवाची और मार्गवाची, तो वहाँ अत्यंत संयोग में कर्म संज्ञा का विधान दिखाई पड़ेगा। किंतु यहाँ अत्यंत संयोग के की बात नहीं है, बल्कि उसके अभाव में कर्म संज्ञा का विधान किया गया है। तो इसलिए वहाँ अत्यंत संयोग माने लगातार काम का होना ये पाया जाता है, किंतु यहाँ लगातार काम होने की स्थिति की बात की ही नहीं गई है। और अकर्मक धातुओं को सकर्मक बनाने वाला ये विशेष वार्तिक है। इस तरह से इसके अंतर्गत कई गंभीर सवाल सम्मिलित हैं, सन्निहित हैं। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे हम जब प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत करेंगे तो उस प्रश्नोत्तरी के भीतर हम सारी गंभीर बातों को प्रश्न के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।